राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली में सख्ती के बावजूद ग्रैब 3 का उल्लंघन जारी है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्रों रमेश नगर, मोती नगर एवं करमपुरा क्षेत्र में दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं निर्माण स्थलों पर किस प्रकार न केवल खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि चुनौती यह भी दी जा रही है कि अगर किसी एजेंसी में दम हो तो कार्रवाई करके दिखाए। निर्माणकर्ताओं का जो यह व्यवहार है वह यह कहता है कि ग्रैब 3, ग्रैब 4 लगता रहेगा, लेकिन काम यूं ही चलता रहेगा। ग्रैब 3 के तहत राजधानी दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लग गए हैं। खुदाई, बोरिंग, पाइपिंग, ड्रिलिंग, सीवर या जल लाइनों की खुदाई, आरएमसी प्लांट, पेंटिंग, वेल्डिंग, टाइल्स काटने जोड़ने, सड़क निर्माण एवं बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक के साथ साथ सीमेंट, ईंट, रेत, फ्लाई ऐश आदि धूल फैलाने वाली सामग्री की ढुलाई और अनलोडिंग पर भी रोकने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सहित संपूर्ण एनसीआर में स्टोन क्रशर और खनन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, यह दिल्ली सरकार का आदेश है। लेकिन जमीन पर अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप यह देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि आखिर प्रतिबंध के बाद निर्माण कार्य कैसे चल रहे हैं, वह भी बगैर हरे पर्दे के। आपको सड़कों पर निर्माण सामग्री खुले में नजर आ जाएगी। ऐसा लगता है जिस एजेंसी को जांच व कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जिस एजेंसी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करे, उसके मुलाजिमों की लॉटरी खुल चुकी है। भारत के लौह पुरुष और एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के द्वारका इलाके में एक भव्य एकता मार्च का आयोजन आज किया गया। इस मार्च की शुरुआत कारगिल चौक से की गई और यह द्वारका सेक्टर 10 तक जारी रहा। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, मटियाला विधायक संदीप सहरावत, द्वारका से विधायक प्रद्युम्न राजपूत और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट मेखला चैतन्य प्रसाद सहित विभिन्न जिला और मंडल स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय जनता की भी बड़ी संख्या में भागीदारी इस अवसर पर देखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कमलजीत सहरावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया और एकता और भाईचारे को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती आज पूरे भारत में आयोजित करने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी अभियान के अंतर्गत आज यहाँ पर आयोजित सरदार 150 यूनिटी मार्च में हम सब ने हिस्सा लिया। आज हम जिस भारत माँ की वंदन करते हैं वो भारत का नक्शा आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों के द्वारा हो पाया। हमने इस यात्रा की शुरुआत करगिल चौक से की। करगिल वो स्थान जो याद दिलाता है कि हमारे देश की एकता की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो हमारे देश के युवा सैनिक, वीर सेना उनको इस तरह से बजा चखाती है कि उनकी हिम्मत ना पड़ पाए। उस करगिल चौक से आज हमने अपनी यूनिटी मार्च को शुरू किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत आदरणीय सरदार वल्लभ भाई के द्वारा दिया हुआ ये मंत्र आज भी भारत की आत्मा है। हम सब जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो वो एक युग के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। आज भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अनेक विविधताएं होते हुए भी एक है और हम सब इस बात के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं कि एक सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से की जाती है। आज ये यूनिटी मार्च यहाँ पर आयोजित करके एक संदेश दिया गया कि आज भी सरदार पटेल जी की विचारधारा भारत के अंदर जीवित है। हम सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब की कर्तव्य की भावना अपने देश के लिए है, इस बात की अभिव्यक्ति भी है। आज जब हम अपने देश में देखते हैं तो हमारा भारत युवा भारत है, जहां 60% से अधिक संख्या युवकों की है। तो मेरा युवा भारत के युवाओं द्वारा आज इस यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया गया। आज के युवा सरदार पटेल जी से एक बात सीखते हैं
कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, और अगर हम सब में एकता हो तो हम किसी भी चुनौती के ऊपर विजय पा सकते हैं। मैं आप सब युवाओं को कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ना है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की इस विचारधारा को न केवल आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि पूरे विश्व में मजबूत कर रहे हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सपना देखा था श्रेष्ठ भारत, आज मोदी जी अपने विभिन्न योजनाओं से देश के हर कोने को तरक्की की राह पर लाकर भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने के ऊपर अग्रसर कर रहे हैं। आज का भारत एक सशक्त, स्वावलंबी और संवेदनशील भारत है। कभी भारत सोने की चिड़िया था, इसीलिए लोगों की हिम्मत हुई कि वो हम पर बुरी नजर डाल पाए, लेकिन आज 140 करोड़ भारत के वासियों ने अपनी मेहनत, अपनी ताकत और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही योजनाओं से एक ऐसा सशक्त भारत बना दिया कि आज भारत सोने का शेर है जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आज आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सरदार 150 इस यूनिटी मार्च को आप सबने मिलकर सफल बनाया। यहाँ पर उपस्थित हमारी टीम, जो कि मेरा युवा भारत साउथ वेस्ट दिल्ली की टीम है, साथ में हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी साथी जो व्यवस्था में लगे थे, और यहाँ पर सभी सम्मानित अतिथिगण का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सरदार एक्ट 150 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले यूनिटी मार्च को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, शुभेंदु शेखर अवस्थी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, रोहिणी की एसडीएम महिमा तोमर, माई भारत के रीजनल डायरेक्टर लाल सिंह, उत्तर पश्चिम जिला भाजपा अध्यक्ष विनोद सहरावत, बाहरी दिल्ली जिला उपाध्यक्ष मेवाराम राठौर सहित कई गणमान्य हस्ती उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो दिल्ली में प्रारंभ हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सोच है उनकी कि हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी संपूर्ण योग्यताओं का परिचय दिया। 500 से अधिक रियासतें जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अलग रहना चाहती थी या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी, उनकी कूटनीति के चलते देश की सारी रियासतों को भारत में रहने के लिए उनको मजबूर ही नहीं किया, उनको अपने साथ जोड़ा। उस शख्सियत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से देश जानता है। हम उनकी 150वीं जयंती पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे युवा खेल मंत्रालय भाई मनसूर भाई मांडविया जी की मार्गदर्शन में माई भारत जो एक बहुत बड़ी भारत की संस्था है, पूरे देश में जो काम करती है, उनके माध्यम से सरदार पटेल जी की जयंती मनाने का केंद्र में तय हुआ। माई भारत के नेतृत्व में हर लोकसभा के अंदर 3 यात्राओं का प्रावधान भारत सरकार ने किया।
कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में 3 यात्राएं करेंगे और उस यात्राओं के अंदर लोगों की भागीदारी, एनसीसी के कैडेट और सिविल डिफेंस इस प्रकार के उनकी भागीदारी होगी, स्कूल के बच्चों की भागीदारी होगी, समाज के प्रमुख लोगों की भागीदारी होगी। 3 पदयात्राएं मुझे करनी है। इसमें 2 हमारे जिलाध्यक्ष विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में हम उत्तर पश्चिम जिला में करेंगे और एक यात्रा हमारे मेयोराम राठौड़ जी के साथ मिलकर हम बाहरी दिल्ली में करेंगे। और उस यात्रा के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि हमारा यूनिटी मार्च, और आज इसलिए आवश्यकता है इसकी, और पटेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम करती थी ऐसे उनको लोह पुरुष नहीं कहा जाता। हम इस यात्रा के माध्यम से पटेल जी का व्यक्तित्व हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और वो हम संकल्प पत्र भरेंगे। स्टूडेंट से बातचीत करते हुए इसमें स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा। 15 तारीख को नरेला के अंदर मेरे साथ विनोद सहरावत जी और हमारा पूरी टीम और माई भारत की टीम पदयात्रा करेगी। सारी तैयारियां उसकी हो गई है। उसके बाद 16 तारीख को मेयोराम जी के साथ मिलकर हम बाहर दिल्ली में पदयात्रा करेंगे और उसके बाद 18 तारीख को पुणे जो मेरी तीसरी पदयात्रा होगी वो विनोद सहरावत जी के क्षेत्र में होगी। और जिस प्रकार से इन यात्राओं को लेकर लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और देश के प्रधानमंत्री ने उनको केवल याद नहीं किया, उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का पालन हम सब लोग करें। इसी उद्देश्य के लिए आज की ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हॉकी के जादूगर के रूप में जाने वाले मेजर ध्यानचंद को याद किया और कहा कि यूपी की धरा ने हॉकी के ऐसे अनेक महान खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने भारतीय हॉकी को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। उन्होंने यह भी ध्यान कराया कि मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने आगे कहा 24 अंतर्राष्ट्रीय टीमें इन खेल में भाग ले रही है। इस ट्रॉफी का उत्तर प्रदेश में आना भी प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण है, क्योंकि भारतीय हॉकी में भी उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी के लखनऊ आगमन पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हॉकी इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारी, ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने वाला क्षण है जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है,
जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं जिन लोगों ने हॉकी इंडिया को गौरवान्वित करके भारत को दुनिया में एक सम्मान दिलाया है। इनमें पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खंडेकर, रजनीश मिश्र, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, दानिश मुतजबा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी, आर्या प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों ने प्रदेश का और देश का भी गौरव इस क्षेत्र में बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी, ज्योति, पूर्णिमा आदि हॉकी खिलाड़ी सीनियर और जूनियर महिला एवं पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के तमिलनाडु में होने आयोजन से जुड़ी हुई ट्रॉफी के उत्तर प्रदेश आगमन पर मैं इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का आगमन पर स्वागत करता हूं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में आज गबरोन बोत्सवाना पहुंची। उनके साथ राजकीय यात्रा पर जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और संसद सदस्य प्रभुभाई वसवा और डी.के. अरुणा मौजूद रहे। भारत की राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए बोत्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम एडवोकेट ड्यूमा गेदोन बोको से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और विभिन्न विषयों पर सहमति जताई। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बोत्सवाना के साथ मिलकर काम करने, अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के ढांचे के भीतर अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी जताई कि बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के तहत भारत में चीतों को फिर से बसाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में चीतों को पुनः स्थापित करना है। उन्होंने राष्ट्रपति बोको और बोत्सवाना के लोगों को भारत में अपनी चीते भेजने पर सहमति देने के लिए धन्यवाद किया। I am truly delighted to be in this beautiful country at the invitation of His Excellency the President of Botswana. I thank President Boko as well as the government and people of the Republic of Botswana for the warm welcome extended to me and my delegation, which includes our Minister of State Shri B. Somanna as well as two members of Parliament Shri
P. Baswa and Srimati D.K. Aruna. My visit marks an important milestone for our bilateral relations, as it is the first ever presidential visit from India to Botswana. It also assumes significance in view of the approaching 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two countries in 2026. This morning, I had a very productive meeting with President Boko, followed by fruitful delegation level talks. Our discussions covered the full range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. We witnessed the signing of an important agreement which will help in providing easy access of good quality and affordable Indian medicines to the citizens of Botswana. I also conveyed to President Boko India's decision to send essential ARV medicines as requested by Government of Botswana. We are encouraged by the growing participation of Indian companies in Botswana's economic development, particularly in the diamond sector. We have also agreed to strengthen collaboration in sectors such as agro-processing, pharmaceuticals, education, skilling, and capacity building. I conveyed to President Boko India's firm commitment to working closely with Botswana to further deepen our ties, as well as India's commitment to expanding its partnership with the African region, including within the framework of India-Africa Forum Summit. It gives me special pleasure to note that Botswana is to reintroduce cheetahs in India under Project Cheetah. This is a unique wildlife conservation initiative of Government of India which aims to restore the cheetah to India's ecosystems. I must thank President Boko and the people of Botswana to agreeing to send their cheetahs to India. We will take good care of them. Later today, I will have the opportunity to address the National Assembly of Botswana. I also look forward to exchanging views with the Vice President of Botswana, Speaker of the Parliament, and other dignitaries and discuss ways to strengthen cooperation between our two countries. I am also looking forward to interacting with members of the Indian community here who act as living bridge between the two countries. बिहार चुनाव की समाप्ति के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 1995 के दौरान मिले समर्थन से अधिक समर्थन इस बार के चुनावों में उन्हें मिला है। प्रेस वार्ता में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में शामिल अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। और क्या कहा राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद
सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र